पौने 2 बजे के करीब हमारे बाएं तरफ चंद गज के फासले पर सफ़ेद रंग की नए मॉडल की एक टोयोटा कार आकर रुकी। इस कार में से रज़िया को बरामद होते देखकर मैं उछल पड़ा। मैंने अपनी सीट पर जल्दी से रुख बदल लिया, लेकिन मुझे फ़ौरन ही ख्याल आ गया कि बाहर का कोई शख्स हमें नहीं देख सकता। मैं संभल कर बैठ गया और सफ़ेद टोयोटा की तरफ देखने लगा। इस वक्त ड्राइविंग साइड से सालार भी उतर रहा था। रंगा मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। इसकी पुश्त टोयोटा की तरफ थी, इसलिए वो इन लोगों को नहीं देख सका था। पीछे मुड़कर देखो रंगा, मैंने सरगोशी में कहा। ये रज़िया है और इसके साथ सालार है, तहरीमी का आदमी। रंगा ने पीछे मुड़कर देखा और फिर पहलू बदल कर बैठ गया। रज़िया इस वक्त हेयर ब्रश से बाल दुरुस्त कर रही थी और इसने ब्रश कांधे पर लटके हुए एक बैग में रखा और सालार के साथ पार्किंग से निकलकर टर्मिनल की तरफ चलने लगी। कुदरत हमारी मदद कर रही है, रंगा ने कहा। अब हम लोगों को वैन से उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग वापसी इधर ही आएगा। रंगा ने ठीक ही कहा था, हमें वैन से उतरने की ज़रूरत नहीं थी, ताहम हमें तकरीबन पौन घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान मेरी नज़रें मुसलसल रज़िया और सालार पर मरकूज़ ही थीं, जो रिवाल्वर लाउंज के सामने टहल रहे थे। पौने 3 बजे के करीब शाजी ट्रॉली धकेलता हुआ रिवाल्वर वाले गेट से बरामद हुआ। ट्रॉली पर फलों की 2 पेटियाँ और इनके ऊपर स्याह रंग का ब्रीफ केस रखा हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि हीरोइन इन्हीं पेटियों में होगी। वो कितनी आज़ादी से माल लेकर आया था। सरकारी महकमों के एहलकार किसी हद तक करप्शन की दलदल में फंसे हुए थे। इन तीनों का रुख पार्किंग प्लॉट की तरफ था। कुछ और मुसाफिर भी इस तरफ आ रहे थे। पार्किंग प्लॉट के किनारे वाले फुटपाथ पर पहुंचकर शाजी वगैरह रुक गए। ब्रीफ केस रज़िया ने संभाल लिया। एक पेटी शाजी ने उठा ली और दूसरी सालार ने। हम वैन में बैठे इनकी तरफ देखते रहे। हम इनसे सिर्फ चंद फीट के फासले पर थे और वो हमसे बेखबर थे। दोनों पेटियां कार की डिग्गी में रख दी गईं। सालार ने स्टीयरिंग संभाल लिया। रज़िया और शाजी पिछली सीट पर बैठ गए और कार हरकत में आ गई। अकरम, तुम अपना पिस्तौल वाजे को दे दो और कार का ताक़ुब करो। इस बात का ख्याल रखना कि इन लोगों को शुबा न होने पाए। रंगा ने सीट पर संभल कर बैठते हुए कहा। फिक्र न करो वाजा। ड्राइवर ने अपना पिस्तौल मुझे दे दिया और संभाल कर बैठते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। इस वक्त ये के बाद दीगरे कई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आई थी। एयरपोर्ट और इसके आसपास हमदरफ्त की सड़कों पर रौनक थी। कई गाड़ियां अपने मेहमानों को लेकर वापस जा रही थीं। इनका रुख शाहराह फैसल की तरफ था। रज़िया वाली सफ़ेद टोयोटा भी इसी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही वो दाएं तरफ एक तंग सी सड़क पर मुड़ गई। ये तंग सी सड़क एयरपोर्ट के इलाके में चक्कर काटती हुई एयरपोर्ट के पिछली तरफ गुलिस्तान जौहर से जा मिलती थी। एयरपोर्ट के पिछली तरफ का इलाका वीरान था, सड़क भी टूटी हुई थी। इससे आगे गुलिस्तान जौहर का वो इलाका भी अभी अंडर डेवलपमेंट था। दिन के वक्त तो इस तरफ थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता था, लेकिन रात को तो बहुत कम लोग इस तरफ आने की हिम्मत करते थे। इससे आगे गुलशन इकबाल के लिए ये रास्ता अगरचे करीब पड़ता था, लेकिन रात के अंधेरे में लोग इस तरफ आने से गुरेज करते थे। लेकिन रज़िया वाली गाड़ी इस तरफ मुड़ते देखकर मुझे कुछ हैरत भी हुई थी कि उन्होंने इस रास्ते का इंतखाब क्यों किया था, जबकि इनके पास 20 किलो हीरोइन भी थी। ये लोग वाकई बेवकूफ़ थे। मैंने रंगा की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें इस गैर आबाद और सुनसान रास्ते की बजाय शाहराह फैसल की तरफ से जाना चाहिए था। शाहराह फैसल पर ज़्यादा खतरा है, रंगा ने जवाब दिया। शाहराह फैसल पर सादा लिबास पुलिस वाले एयरपोर्ट से आने वालों को रोककर परेशान करते हैं। ये राहजनों से ज़्यादा ख़तरनाक है, इस लिहाज से इस सुनसान रास्ते पर ज़्यादा खतरा नहीं है। रंगा ने ठीक ही कहा था। रज़िया वाली कार एयरपोर्ट की पिछली तरफ कच्चे रास्ते पर निकल आई थी। हम इससे तकरीबन 40 गज के फासले पर थे। हमारे पीछे भी एक कार थी और ठीक कच्चे रास्ते पर पीछे आने वाली कार हमारी और रज़िया की कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर एक सड़क 2 रनवे जंगले के साथ साथ चली थी और दूसरी बाएं तरफ एक पुलिया के ऊपर से होती हुई गुलिस्तान जौहर में दाखिल हो जाती थी। इस कुशादा सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े प्लाजा ज़ेर तामीर थे। अभी काम इब्तदाई मराहल में था। इस सड़क पर ज़्यादा सन्नाटा ही था। ताहम 200 गज आगे वो चुरंगी थी जहाँ से आबादी शुरू हो जाती और इस चुरंगी के आसपास पुलिस की किसी वैन की मौजूदगी का इम्कान था। अकरम, रंगा ने संभल कर बैठते हुए कहा, इस गाड़ी को रोको। अभी लो वाजा, अकरम ने जवाब दिया और वैन की रफ्तार एकदम बढ़ा दी और फिर चंद ही सेकंड में वो वैन को टोयोटा सफ़ेद से आगे ले गया और इस कार को रुकने पर मजबूर कर दिया। वैन रुकते ही रंगा और टैडी छलांग लगाकर नीचे उतराए। टैडी कार के सामने आ गया। मैंने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और रज़िया को बाजू से पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। इसके मुंह से चीख निकल गई। दूसरी तरफ रंगा ने भी शाजी को पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? शाजी के मुंह से खौफजदा सी आवाज़ निकली। इस दौरान रज़िया अपने हवास पर किसी हद तक काबू पा चुकी थी। इसने मेरी शक्ल देखी तो एकदम चीख उठी।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामी। वो मेरे हाथ में पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर झपट पड़ी। मैंने इसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चीखती हुई तेवरा कर नीचे गिरी। मैंने इसे एक जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी। दूसरी तरफ शायद शाहजी ने भी कोई हरकत करने की कोशिश की थी। रंगा ने इसके मुंह पर पिस्तौल की नाल से ज़रब लगाई तो वो भी चीखता हुआ कार से टकरा कर नीचे गिर गया। रंगा ने इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। नहीं रे, टैडी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो बड़ी तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सालार की तरफ लपका था। आगे झुककर इसने सालार को 2-3 घूंट से जड़ दिए और गिरेबान से पकड़कर नीचे खींच लिया। इसको बोलो कार की डिग्गी खोले, रंगा ने कहा। टैडी ने सालार को जोरदार ठोकर मारते हुए कार की डिग्गी खोलने का हुक्म दिया। सालार ने इग्निशन से चाबियों का गुच्छा निकाला और कार की पिछली तरफ आ गया। इसने एक चाबी निकाल कर डिग्गी का लॉक खोल दिया। तुम तीनों इस तरफ भाग जाओ, जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा, रंगा ने शाहजी और सालार को ठोकरें मारते हुए कहा। रजिया अभी तक ज़मीन पर पड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हो सकी और फिर इन तीनों ने टीलों की तरफ दौड़ लगा दी। रजिया 2 मरतबा ठोकर खाकर गिरी थी, लेकिन इसने दोबारा उठकर भागने में देर नहीं लगाई। मैंने पिछली सीट पर रखा हुआ शाहजी का स्याह ब्रीफकेस उठा लिया और टैडी ने बड़ी फुर्ती से डिग्गी में रखी हुई फलों की दोनों पेटियां कार की डिग्गी से निकालकर वैन में मुंतकिल कर दी और इसके बाद हम वहां नहीं रुके। वैन तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। ये सब कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर और बड़ी आसानी से हो गया था। वो निहायत बोधे साबित हुए थे। मामूली सी मुज़ाहमत का सामना भी नहीं करना पड़ा था। मेरा ख्याल था कि मैं रास्ते में किसी जगह उतर जाऊंगा, लेकिन वैन गुलशन इकबाल की तरफ जाने की बजाय दूसरे रास्तों से होती हुई अंदरूनी शहर की तरफ जा रही थी और जब हम रंगा के अड्डे पर पहुंचे तो 4 बजने वाले थे। वैन इस पुरानी और खस्ता सी इमारत के कंपाउंड में दाखिल होकर रुक गई, जहां सबसे पहली मुलाकात टैडी और हुजूरी से हुई थी। दोनों पेटियां ऊपर पहुंचा दी गईं। शाहजी का ब्रीफकेस मेरे पास था। वैन इमारत से निकल कर कहीं और चली गई थी। फलों की वो दोनों पेटियां इसी कमरे में रखी हुई थी जहां पहले रोज़ रंगा से मुलाकात हुई थी। मुझे थोड़ी देर के लिए रोका गया। वहाँ हुजूरी के अलावा 2 आदमी और भी थे और इनके चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। पेटियां खोलो, रंगा ने अपने आदमियों को इशारा किया। पेटियां लकड़ी की थी, इनके ऊपर लोहे की पतली पतली पीतियां लगी हुई थीं। टैडी ने एक दीवारगीर अलमारी से प्लास्टर निकाल लिया और एक पेटी के करीब घुटनों के बल बैठकर पेटियां काटने लगा और फिर वो लकड़ी की फटियां उखाड़ने लगा। इस पेटी में करेले भरे हुए थे। मैंने रंगा की तरफ देखा। करेले देखकर इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। टैडी पहले तो 2-2 4-4 करके करेले उठा कर बाहर डालता रहा, फिर इसने पेटी उलट दी। इसमें करेले के सिवा कुछ नहीं था। टैडी और इसके साथी करेले तोड़ तोड़ कर देखने लगे। ख्याल था कि शायद इनमें हीरोइन भरी हो, लेकिन वो करेले ही थे। दूसरी पेटी खोलो, रंगा के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। दूसरी पेटी खोलने में रंगा ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और इसमें भी करेले ही थे। 20 किलो तो क्या, इसमें हीरोइन की 10 ग्राम की एक पुड़िया तक बरामद नहीं हुई। मैंने एक बार फिर रंगा की तरफ देखा। इसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे और फिर जैसे इस पर पागलपन का दौरा पड़ गया, वो पैरों से करेलों को कुचलने लगा और फिर इन्हें ठोकरें मारने लगा। करेले पूरे कमरे पर फर्श पर बिखरते गए। मैंने आगे बढ़कर रंगा को बाजू से पकड़ लिया। इस तरफ से टैडी ने इसे बाजू से थाम लिया और हम इसे आगे वाले कमरे में ले आए। ये वही कमरा था जहाँ रंगा से पहली मुलाकात हुई थी। मैंने इसे कुशन पर बिठा दिया। ऐसा धोखा, रंगा के मुँह से गुर्राहट से निकली। ये सलामी तहरीमी की चाल थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर टैडी की तरफ देखते हुए बोला, ये इतला लाहौर से रसूल बख्श ने दी थी। इसे भी इसी फ्लाइट पर आना था। वो जैसे ही यहाँ पहुँचे इसे मेरे पास ले आना। मैंने इसे रिवाइविंग लाउंज वाले गेट से निकलते हुए देखा था। हो सकता है वो अपने घर चला गया हो या यहाँ पहुँचने वाला हो, टैडी ने जवाब दिया। और फिर 10 मिनट बाद रसूल बख्श नामी वो शख्स भी पहुँच गया। इसे देखकर रंगा पर एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़ गया। इसने रसूल बख्श को धनक कर रख दिया। तुमको इसलिए लाहौर भेजा था कि हमारे साथ ये धोखा हो, वो चीख चीख कर कह रहा था। हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाया उन्होंने जैसे किसी बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी वाजा, रसूल बख्श ने कराहते हुए कहा। इससे पहले कि रंगा इस पर फिर हाथ उठाता या कुछ कहता, फ़ोन की घंटी बजी। हुजूरी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो कहने के बाद चंद लम्हे दूसरी तरफ से कुछ सुनता रहा। फिर रिसीवर रंगा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा फ़ोन है वाजा। रंगा के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभर आए। मैंने भी इस वक्त घड़ी की तरफ देखा था। 4:30 बज रहे थे। मैं फिर रंगा की तरफ देखने लगा। फ़ोन पर बात करते हुए इसके चेहरे के तासुरात बिगड़ते जा रहे थे। वो माउथ पीस में कुछ कहता तो इसके मुंह से 1-2 गालियाँ ज़रूर निकलती। मैं इसकी बातों और चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाज़ा लगा सकता था कि वो किसकी कॉल हो सकती थी। मेरा एक बात सुन लो हरामी, वो कह रहा था, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी मार्का होगा और यकीन करो कि इस मरतबा मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा।
हाँ हाँ, तुम्हारा दूसरा बाप भी यहाँ मौजूद है, लो इससे भी बात कर लो। इसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कैसी रही नाजी? हेलो के जवाब में तहरीमी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, क्या तुम तहरीमी को बेवकूफ़ समझते हो कि हर मर्तबा तुम्हारी फ़रेब का शिकार हो जाएगा? तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ ऐसी गर्मा गर्म खबरें हैं कि तुम्हारी तबीयत साफ़ हो जाएगी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, रंगा के आदमी की इतला गलत नहीं थी। रसूल बख्श कई रोज़ पहले शाहजी की नज़रों में आ गया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये स्कीम मैंने बनाई थी। शाहजी तो अपने साथ 20 किलो करेले लेकर आया, और करेले वो सब्ज़ी है जिससे रंगा को बचपन ही से शदीद नफ़रत है। बहरहाल इस जहाज़ पर हमारा दूसरा आदमी 20 किलो हीरोइन लेकर आ रहा था। तुम लोग शाहजी के पीछे लग गए और हमारा दूसरा आदमी माल लेकर आराम से यहाँ पहुँच गया, और शाहजी वगैरह रास्ते में आसानी से तुम लोगों के हत्थे चढ़ गए। क्या तुम इन्हें इतना ही बेवकूफ़ समझते हो कि करोड़ों का माल लेकर वीराने की तरफ निकल जाते? नहीं नाजी, बेवकूफ़ तो हमने तुम्हें बनाया है। और अब तुम्हारे लिए एक और ख़बर, लेकिन इससे पहले ये आवाज़ सुन लो, तुम यकीन पहचान लोगे। एक लम्हे को खामोशी रही और इसके बाद रिसीवर पर जो आवाज़ सुनाई दी, इसने तो मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया है। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। नाजी, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो, ये लोग मुझे। वो नरगिस की आवाज़ थी, जिसे पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की थी, मगर इसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। इसके फ़ौरन ही बाद दोबारा तहरीमी की गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुमने इस आवाज़ को ज़रूर पहचान लिया होगा। वो कह रहा था, तुम्हारी इस चहेती को कई रोज़ पहले रज़िया ने ब्लॉक 3 की मार्केट में देख लिया था। वो तो इसी वक्त नरगिस का तिया पांचा कर देना चाहती थी, लेकिन इत्तफाक से मैं इसके साथ था। मैंने रज़िया को रोके रखा। नरगिस का ताक़ुब करके हमने तुम्हारे ठिकाने का पता चला लिया था। मैं मौके की तलाश में था और आज मैंने मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। मैं तुम्हें और रंगा दोनों को बैक वक्त सरप्राइज़ देना चाहता था। रंगा के लिए तो सरप्राइज़ ये है कि इसे करेले भेजकर बेवकूफ़ बनाया गया, और तुम्हारे लिए सरप्राइज़ ये है कि तुम्हारी दोस्त इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। अगर तुम 10 किलो हीरोइन का थैला मेरे हवाले कर दो तो नरगिस को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर छोड़ दिया जाएगा। बस सूरत दीगर तुम जानते हो कि रज़िया इससे किस तरह खार खाए बैठी है। वो इसके इतने टुकड़े कर देगी कि तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास मौजूद है। अगर ये डील मंजूर हो तो इतला दे देना। और एक बात जहन में रखना कि किसी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश न सिर्फ नरगिस की मौत का बायस बन जाएगी, बल्कि तुम भी नुकसान उठाओगे। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। रंगा वगैरह ने मेरे चेहरे के तासुरात से मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो क्या बोला तुमको? रंगा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो नरगिस को उठा कर ले गया है, मैंने जवाब दिया। नहीं रे, टैडी एकदम बोल पड़ा। नरगिस इसके कब्ज़े में है। मुझे फ़ोन पर इसकी आवाज़ भी सुनाई गई है, मैंने जवाब दिया। वो ब्लफ तो नहीं कर रहा? रंगा ने कहा। नहीं, मैं नरगिस की आवाज़ पहचानने में गलती नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। तहरीमी ने मुतालबा किया है कि अगर मैंने 10 किलो हीरोइन इसके हवाले नहीं की तो वो नरगिस को कत्ल कर देगा। हीरोइन? रंगा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो हीरोइन कहाँ है? मैं तो समझा था कि तुमने इसे ज़ाया कर दिया होगा। इसी मकान में है, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुझे हैरत है, इन्हें वहाँ से हीरोइन क्यों नहीं मिली? उन्होंने फेडरल बी एरिया वाले बंगले पर छापा मारा था, तो हीरोइन की तलाशी में एक एक चीज़ उलट पलट कर रखती थी। उन्होंने यहाँ भी तलाशी ली होगी। वो थैला किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा गया कि नज़रों में ना आ सकता। लेकिन चलो वाजा, रंगा उठते हुए बोला। अभी चलो देखते हैं क्या किस्सा है। रंगा ने टैडी को इशारा किया। वो हमसे पहले ही बाहर निकल गया, और चंद मिनट बाद जब हम कमरे से निकल कर नीचे आए तो बिल्डिंग कंपाउंड में वही स्याह वैन मौजूद थी, और टैडी स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। दोनों पिछली सीटों पर आमने सामने बैठ गए और वैन हरकत में आकर इमारत से बाहर निकल गई। सड़कों पर ट्रैफिक इस वक्त ना होने के बराबर था। टैडी बड़ी तेज़ रफ्तारी से वैन ड्राइव कर गया। लियारी से गुलशन इकबाल तक पहुंचने में 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। 5 बज चुके थे। सुबह होने को थी और गली सुनसान पड़ी थी। टैडी ने गाड़ी बंगले के सामने रोक दी। मैं और रंगा छलांग लगाकर वैन से उतर आए। टैडी भी इंजन बंद करके नीचे आ गया। गेट लॉक नहीं था। बरामदे वाला दरवाज़ा भी महज भिड़ा हुआ था। अंदर लाउंज की बत्ती जल रही थी। एक सोफे और 2 कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बेडरूम में पहुंच गया। यहाँ भी सूरत हाल खासी अबतर थी। साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी किस्म की दींगा मुश्ती हुई थी। अलमारी के पट खुले हुए थे
और कपड़े बाहर फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन अलमारी का सबसे नीचे वाला हिस्सा लॉक था। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके अलमारी का निचला खाना खोलने लगा। दराज खुलते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दोनों थैले वहाँ मौजूद थे। आर्ट सुनकर मैं पीछे मुड़ गया। रंगा दरवाजे में दाखिल हो रहा था। मैंने वो दोनों थैले अलमारी से निकाल कर बेड पर फेंक दिए। ये क्या है? रंगा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हीरोइन है। मैंने इस थैले का मुंह खोल दिया। उन्होंने अलमारी की तलाशी ली थी, लेकिन मुझे हैरत है नीचे वाला खाना क्यों नहीं खोला। और ये दूसरे थैले में क्या है? इसने पूछा। कुछ जेवरात थे, मैंने कहा और मुख्तसर तौर पर इन जेवरात के बारे में बताने लगा। मैंने सोचा था कि इन जेवरात को फरोख्त करके यहाँ कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर दूंगा, लेकिन यहाँ आते ही गड़बड़ शुरू हो गई और मैं पहले की तरह इस दलदल में फंसता चला गया। एक बात है वाजा, रंगा ने कहा, आदमी इस धंधे में आ तो जाता है मगर निकल नहीं सकता। मौत ही इसे नजात दिलाती है। इसने बात करते हुए जेवरात वाला थैला खोला तो इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। एक बात समझ में आती है, वो कह रहा था, हो सकता है नरगस ने शोर मचा दिया हो और पड़ोसियों की मदाखलत के अंदेशे से इन्हें पूरी तरह तलाशी लेने का मौका नहीं मिल सका और वो लोग नरगस को लेकर भाग गए। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, मैंने कहा, और फिर इसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ लॉन्च में आ गया जहाँ टेडी खड़ा था। इधर उधर देख रहा था। इस दौरान कॉल बेल की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। मैं बरामदे में पहुंचा तो बाहर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनकर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। गेट के सामने 10-12 आदमी थे। इनमें सबसे आगे रेहान था, जुबैदा का शोहर। मैंने इसे पहले सिर्फ एक मरतबा देखा था। रेहान साहब, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब लोग कैसे हैं? वो कौन लोग थे? आप लोगों ने मेरी बीवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और फिर रेहान ने जो बात मुझे बताई, इससे मुझे अंदाज़ा हो गया ये सब कुछ कैसे हुआ था। इसके कहने के मुताबिक वो अपने कमरे में लेटा कोई किताब पढ़ रहा था कि 2 बजे के करीब गली में कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि इसे कुछ शुबह सा हो गया। वो अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया जहाँ एक खिड़की से बाहर गली में देखा जा सकता था। एक आदमी मेरे बंगले की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। इसने गेट खोल दिया। गाड़ी से एक औरत और एक आदमी उतरकर बंगले में दाखिल हो गए। उन्होंने किसी तरह बरामदे वाला दरवाज़ा भी खोल दिया और वो तीनों अंदर गायब हो गए। अंदर से निस्वानी चीखों की आवाज़ सुनाई दी तो इसने जुबैदा को भी जगा दिया। इन्हें यह अच्छी तरह एहसास था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर सके। और फिर बंगले से एक फायर की आवाज़ सुनकर रेहान ने अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाल लिया और अंदरूनी जीने से छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गली के दूसरे घरों में भी लोग जाग गए थे। बाहर दूसरे घरों से भी हवाई फायरिंग शुरू हो गई। रेहान के कहने के मुताबिक मेरे बंगले में घुसने वाले लोग मेरी बीवी को घसीटते हुए बाहर लाए और कार में डालकर फरार हो गए। रेहान के कहने के मुताबिक इसके घर में टेलीफोन नहीं था, लेकिन बाज़ दूसरे घरों से टेलीफोन पर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई थी। पुलिस की एक मोबाइल इस तरफ आई थी। पुलिस ने इसे डकैती और अगवा की वारदात करार दिया था और रेहान को घर का ख्याल रखने की हिदायत देकर वो लोग वापस चले गए थे। मैंने रेहान को बताया कि मैं अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था। वो लोग मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों से पीछा छुड़ाया। अब क्या करना है वाजा? मैं अंदर आया तो रंगा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हम इस पोजीशन में नहीं है कि तहरीमी के खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई कर सके। मैंने कहा, इसने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है और मुझे यकीन है कि इस दौरान वो नरगस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम ये दोनों थैले ले जाओ, मैं दिन में किसी वक्त आऊँगा और फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? रंगा ने कहा, अभी मोहल्ले के लोगों से मेरी बात हुई है। मैंने कहा, उन्होंने बताया है कि पुलिस भी आई थी। हो सकता है किसी ने पुलिस को फ़ोन पर मेरी आमद के बारे में बता दिया हो। इस वक्त पुलिस से मुंह छुपाना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ मैं मुनीर अहमद के नाम से रह रहा हूँ। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है और मेरा पुलिस से रब्ता करना ज़रूरी है ताकि मैं खुद शुबहात की ज़द से बच सकूँ। लेकिन अगर तहरीमी ने पुलिस को तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया तो? रंगा ने कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 10 किलो हीरोइन मेरे कब्ज़े में है। अगर इसने पुलिस को मेरी असलियत से आगाह कर दिया तो इसे हीरोइन से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगा। सोच लो कहीं खुद न फंस जाना। रंगा बोला, मेरी तुम फिक्र न करो। मैंने कहा, ये दोनों पैकेट ले जाओ, हीरोइन किसी गटर में ज़ाया कर देना, मेरी अमानत संभाल कर रखना। मैंने ज़ेवरात वाले थैले की तरफ इशारा किया। हीरोइन तो मैं आज ही गटर में बहा दूंगा और ये थैला तुम्हारा अमानत है वाजा, मैं अपने पास रखूँगा। रंगा ने कहा, और ये थैला तुम्हारी अमानत है वाजा, मैं इसे अपने पास हिफाजत से रखूँगा। रंगा ने कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।